अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली ने इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है। कहीं तो हमें वाइल्ड फायर्स नज़र आती हैं, जंगलात में आग लग जाती है, कहीं सर्दियों का मौसम तवील हो जाता है और कभी गर्मियाँ जो है वो तवील हो जाती हैं। और इसके अलावा इस वक्त हमें अनयूजुअल किस्म की जो सिचुएशन रेंज की नज़र आ रही है वो भी कोई गैर मुतवक्को सी चीज़ ही है। वेदर पैटर्न चेंज हो चुके हैं और 30% ज़ायद बारिशें जो है इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि होंगी। और पंजाब के इलाकों में ख़ास तौर पर बात की जा रही है कि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो बारिशें इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है, और इन बारिशों की जब हम बात करते हैं तो इसमें फिर अर्बन फ्लडिंग जो है वो उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछले साल भी हमने देखा, हमने इस पर प्रोग्राम्स भी किए कि इस्लामाबाद शहर में एक सेक्टर में इसी तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई और पानी जो है लोगों के घरों में आ गया। अब भी चूँकि मुसलसल बारिश हो रही है, अगले 2 दिन भी बताया जा रहा है कि इसी तरह से ये प्री मानसून का सिलसिला जारी रहेगा, ये स्पेल रहेगा और मुसलसल बारिश हो रही है। तो इससे ये सारी चीज़ें, ये सारे ख़तरात जो हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद वैसे भी नेक्स्ट वीक से हम सब ये जानते हैं कि जून के आखिरी हफ्ते में पहले भी फोरकास्ट की गई थी मानसून का आगाज़ हो जाएगा और अगस्त तक बताया जा रहा है कि ये बारिशें जारी रहेंगी। अब एक तरफ तो मौसमियाती तब्दीली, उससे निमटने के लिए हमें एक लाहे अमल जो है वो इख्तियार करना है, और दूसरा इस वक्त जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है इससे बचने के लिए हमारे जो इदारे हैं वो कितने तैयार हैं, कितना होमवर्क वो कर चुके हैं और किस तरह से इस सिचुएशन को वो निपटेंगे, इसको किस तरह से देखेंगे। लोगों के लिए जो बार बार अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं, किस किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, वो भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हमायूं खान साहब हमारे परमानेंट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं मोहम्मद तनवीर साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आगाज़ कर लेते हैं हमायूं खान साहब से। हमायूं साहब, क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली जो है पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बारिशें मामूल से कहीं ज़्यादा हो रही हैं, कभी देर से हो रही हैं, कभी पहले हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये सिर्फ यही वजूहात हैं इन चीज़ों की? किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? मैडम, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसको जो है हम पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और जिसमें पाकिस्तान भी आता है, हम वाटर स्केसिटी के लिहाज से देखें तो दुनिया के 10 उन ममालिक में आते हैं जहाँ पे बहुत बड़े मसाइल आने वाले हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमारी आबादी का अगर हिसाब से देखें तो 220 मिलियन की होगी, और ये जो हम पिछले सेंसस की बात करें, अब अगर दोबारा सेंसस होगा तो शायद उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। उसके अलावा जो हमारे लाइफ पैटर्न्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, कंजम्पशन के पैटर्न हैं, ये पर्टिकुलरली सारे साउथ एशिया के अंदर ये काफ़ी वो हैं। पानी का बेदरेग इस्तेमाल है, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल है, जो है सफाई का, जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस पूरे सिस्टम को मुतासर करती हैं। एग्रीकल्चर के अंदर अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे हमारी फ्लड इरिगेशन जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, पानी का जो है हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों ने जो अब हमें सिखाने की कोशिश की है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, उसमें हमें बहुत हद तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ये अभी इस दफ़ा बारिशें हुई, अगर आपको याद हो तो पिछले 2-3-4 महीनों में एक बहुत शदीद हीट वेव आई थी, उसमें हमारी मैंगो की प्रोडक्शन, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो हुई। अब इस बारिशों ने, ये जो प्री मानसून आई है, इसने कुछ रिलीफ तो दिया है टेम्परेचर डाउन होने में और उसके अंदर जो है हमारी बिजली की कंजम्पशन में, लेकिन उसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा जो है वो मामला सामने आया। आपने जिक्र किया E11 के अंदर जो पिछले साल वाक़या सैलाबी सूरत हाल, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी 3-4 रोज़ पहले उन्होंने इस हवाले से जो है वो खबरदार किया कि जो उनके आखिरी हफ्ते में ये सारा मामला हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, हमारी तवक्को से ज़्यादा। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब आ सकता है। मेरा ख्याल है इस पे हमें वॉर फुटिंग्स के ऊपर बैठ के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और इस चीज़ को भी क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसमें बारिशें, सैलाब और फिर गर्मी की जो वेव आती है। अभी आप यूरोप को देख लें, पिछले 2-3 हफ्तों से फ्रांस, इंग्लैंड, बहुत सारे मुल्कों में हाईएस्ट टेम्परेचर आ गया। अब हमारे यहाँ जो है ना फैसिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि आप 220 मिलियन का मुल्क हैं, आपके पास एनर्जी कंजम्पशन है, आप एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं, उसमें मिल बैठ के बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हम किसी एक महकमे के ऊपर, किसी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेके जो है ना नहीं डाल सकते, ना डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये मामला शुरू हुआ था इंडिया में से, जब हमारे अर्थक्वेक आया था 2005 में और फिर हमारे सैलाबी सिचुएशन आई थी। तो मेरा ख्याल है अभी भी इस
चीज़ को देखते हुए जो लेसन लर्नड है, तनवीर साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, वो ये है कि कोलैबोरेटिव सिस्टम बनाना है जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज और तमाम प्रोविंसेस को साथ मिलकर कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो आप ये 10 दिन शायद हमारे गुजर जाएं। अगली जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेट की रिपोर्ट है, जब 4 जुलाई को प्रॉपर मानसून स्टार्ट होगी, वो भी पिछले साल से ज़्यादा होगी। लाहौर में देखा गया कि पिछले 30 साल का बिजली जो वो जो मीटर रिकॉर्ड होता है वो टूटा गया। सखर, फैज, बहुत सारी जगहों पे जो है ना ऐसे वो जो हैं वो हुए। इनके ऊपर आपने स्ट्रेटजीज बनानी है। हमारी जो प्लानिंग होती है वो बेसिकली डे टू डे फेज पे होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज की बात नहीं कर रहा, बाकी तमाम चीजों की। अच्छा, मैं सर आपकी तरफ वापस आती हूँ कि सोल्यूशन हो क्या सकता है और हमें क्या करना है। अभी मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद तनवीर साहब से जान लेते हैं, सर हम कितने तैयार हैं, आपका इदारा कितना तैयार है? ये अलर्ट्स आ रहे हैं और बताया जा रहा है, बल्कि हो रही है बारिशें बड़ी शदीद किस्म की, आगे भी तूफानी बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या तैयारी आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा ये 3-4 दिन से जो ये प्री मानसून बारिशों का स्पेल आया है, उसके अंदर आपने हमारे इदारे की कारकर्दगी देख ली होगी। हमने तकरीबन जब भी बारिश हुई है हमने अपने सोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो जो ही हमें मेट ऑफिस से एक अलर्ट आता है कि जी बारिश आ रही है, तो हमारा जो एक SOP मानसून का बना हो, उसके तहत मेरे समेत तमाम हमारा फील्ड स्टाफ अपने मुतल्लिका पॉइंट्स के ऊपर जाता है। बारिश शुरू होने की समय पॉन्डिंग अगर होती है तो वहाँ पे हमारी हैवी मशीनरी लगती है, डिवाटरिंग पंप से लगते हैं, और नाला लई को हमने ये अप्रैल के महीने से डिसिल्टिंग ड्रेजिंग करनी शुरू की थी उसकी, और उसका हमने मुकम्मल कर लिया हुआ काम। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने हमें फंड्स भी प्रोवाइड किए थे। अब देखें आज भी 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नाला लई में जो पानी का लेवल है मैक्सिमम 8 फुट तक गया है। ओके जी, तो ये अगर हमने तो ये अरेंजमेंट्स ना किए होते, नाला लई की ड्रेजिंग डिसिल्टिंग का काम ना मेरा किया एक बड़ा एक अहम तो सवाल जी है तनवीर साहब, ये जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, जी अब आपके पास तो मसाइल के साथ ये सारी चीजें आ गई और आपने SOPs भी बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पिछले 3-4 दिनों में। नहीं आप, लेकिन ये जो बढ़ती हुई आबादी और जो उसका जो है अनप्लान्ड मूवमेंट, आबादी कहीं भी खड़ी हो जाती है, उसका कितना इफेक्ट होता है आपके काम की आड़ में, कैसे वो आते हैं ये सर? उसके अंदर मैं आपको, जैसे आपने शुरू में बात की वाटर स्केर्सिटी की, अब देखें ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का एरिया ना, ये किस्म का, अगर पंजाब के दूसरे इलाके आप देखें ना, साहिवाल ले लें, रायविंड ले लें, लाहौर ले लें, गुजरांवाला ले लें, ठीक है, सरगोदा ले लें, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है ना ये अबंडेंट यहाँ पे है। लेकिन अब भी लाहौर जैसे शहर के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे पानी का लेवल कुछ साल पहले 1 मीटर पर ईयर के हिसाब से वो नीचे जा रहा था। अब लाहौर के अंदर हमने जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी टाइमिंग्स को कंट्रोल किया, अब वो लेवल को हमने मेंटेन किया, क्योंकि अल्लाह अगर शायद है कि पीने के ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल अगर एक दफ़ा नीचे चला जाए तो फिर कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए शीरी पानी के चश्मे बहाल है। कुरान की आयत है, सूरह मुल्क की आखिरी आयत है, ठीक है। तो इस सिलसिले में जब तक हम बहसियत शहरी हम इस जिम्मेदारी को महसूस, पानी को ज़ाया ना करें, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। अब लाहौर में हमने मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने लगे कि हर घर के अंदर वो पानी के मीटर लगेंगे, वही प्रोजेक्ट रेप्लिकेट होगा गुजरांवाला। अच्छा, ये मालूम हो पाएगा कि कितना पानी इस्तेमाल हुआ? जी, पानी जिस तरह बिजली के मीटर लगते हैं जी जी, वैसे ही पानी के मीटर हर कंज्यूमर के घर, और वही अब रावलपिंडी में भी रेप्लिकेट होगा, ठीक है। गुजरांवाला तो वहाँ हो चुका है, आप चूंकि लाहौर बहुत अरसा रहे हैं तो जी अभी हमने चाइनीज एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो अब इंशाल्लाह हम ये साल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कितना एक आदमी पानी इस्तेमाल करता है सर? देखें अभी अगर आप देखें ना, लाहौर के अंदर है वो 70 गैलन पर कैपिटा पर डे के हिसाब से हम पानी सप्लाई करते हैं। 70 गैलन? हाँ जी, लेकिन रावलपिंडी में अगर आप आएंगे ना तो वो 35 गैलन पर कैपिटा पर डे के हिसाब से ये आते हैं। जब आपका मीटर लगेगा ना तो लोगों को पता होगा कि हमें पानी जितना मिल रहा है हम उस हिसाब से हम इस्तेमाल करें, यानी एक रियलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं मॉनसून की तरफ, जिस तरह आपने अच्छा सर, आप जो पहले बात कर रहे थे ना, आपने कहा बड़ी हैवी मशीनरी होती है वो, और बाकी भी आपकी जितनी फोर्स है उनको वहाँ पे आप डिप्यूट कर देते हैं। फंड्स की आपने बात की कि हमें पंजाब हुकूमत ने दिए, वसाइल के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये एक बड़ा मसला होता है फंड्स की जब बात करते हैं, या हमारे पास जैसे तरक्की पजीर ममालिक में इतने वसाइल नहीं होते इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए।
आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? इसके लिए हमें आप देखें ना कि जो देखें जो ये वासा जैसे इदारे हैं ना, वाटर सप्लाई जो पानी देते हैं, अब आप देखें बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन पानी के रेट अभी तक वही है, ठीक है ना, क्योंकि पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल। इस सिलसिले में गवर्नमेंट जो है ना, पंजाब हुकूमत हमें सब्सिडी देती है ताकि हम बिजली के बिल भी दे सकें। अभी पिछले दिनों में पंजाब हुकूमत ने हमें ये वासा रावलपिंडी को 300 मिलियन रुपीस दिए। हम डिफ़ॉल्टर हैं IESCO के, लेकिन हमने वो जो ही हमारे पास पैसे आए हैं हुकूमत की तरफ, हमने उनको पेमेंट कर दी है। ठीक। तो वसाइल भी अपनी जगह पे ऊपर है, चैलेंजेस भी अपनी जगह का, हमने इनके इन्हीं वसाइल के अंदर रह के ना अपनी प्लानिंग के साथ मैक्सिमम हमने लोगों को रिलीफ देना है। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब कोऑर्डिनेशन के हवाले से बता दीजिएगा। मेट ऑफिस का आपने जिक्र किया कि जैसे अलर्ट्स आते हैं, हमारे पास आती है ये खबर बारिशों के हवाले से, तो फौरी तौर पर अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। कितने इदारे इसमें कनेक्ट होते हैं, किस किस्म की कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज्म क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। NDMA है, PDMA है, कमिश्नर ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, मेट ऑफिस है, TMAs है, कॉरपोरेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और वासाज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। ये सारे अब ये जब ये मॉनसून की अभी हीट वेव चल रही थी, उसी वक्त वज़ीर आला पंजाब ने मॉनसून के बारे में भी मीटिंग्स ली, पहले मीटिंग्स ली। उन्होंने कहा जी कि आप अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। बात ये है कि जितनी बारिश की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपकी पॉन्डिंग। अगर लाइट सी बारिश होगी तो पॉन्डिंग इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर 50 मिलीमीटर बारिश शुरू हो गई है, ठीक है ना, 50 मिलीमीटर बारिश पड़ गई है, तो उससे क्या होगा? उससे आप देखेंगे कि जो पानी है ना वो हर सड़क के ऊपर खड़ा नजर आएगा, ठीक है ना। अदारों का काम ये होता है कि अपनी मैनेजमेंट के जरिए ना कि उस पानी का जो खड़ा होने का ड्यूरेशन है ना वो मिनिमम करे। इसलिए हमारा स्टाफ मशीनरी वो तरीके से हो, फौरी तौर पर हो जाए। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि अब जैसे हम जून के एंड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनसून का बाकायदा आगाज हो जाएगा, बड़ी हैवी रेन्स 4 जुलाई से, तो तब तो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। कितनी कैपेसिटी है जिसको आप लोग वो कर सकते हैं, देख सकते हैं? अगर हैवी रेन्स है तो उसको कैसे डील करेंगे? जो नाला लई है ना, नाला लई के अंदर जो हमारा जो वाटर लेवल है, जब इवैक्यूएशन है, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से हमें माफ़ी दे अल्लाह ताला। ये जब क्लाउड बस्ट होगा ना, क्लाउड बस्ट होगा, यानी आप देखें 2001 के अंदर 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ। तो जब क्लाउड बस्ट होगा ना, तो उस सूरत के अंदर जब एकदम बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि आप वॉशरूम के अंदर 3-4 टब इकट्ठे अंडेल दें तो वॉशरूम के अंदर भी पानी खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उसको निकलने के लिए टाइम रहता है, लेकिन वो उस तरह की स्पेशल तैयारी होती है उसके लिए यही है ना, ये जो हम मीटिंग्स करते हैं, ये रावलपिंडी में खासकर नाला लई है, ठीक है ना, इसके लेवल्स के ऊपर गहरी निगाह होती है। पाक फौज भी हमारे साथ शामिल होती है। 111 ब्रिगेड में हमने प्रेजेंटेशन भी दी है अपनी, इसके लिए उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। तो बहरहाल तो साहब, ये जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, क्या ये भी होती है? क्योंकि हमने ये देखा कि अब ये जो टूरिज्म का टाइम आ रहा है जिसमें जून जुलाई में जो है ना पंजाब से गिलगित बल्तिस्तान गलियात की तरफ लोग बढ़े जाते हैं, तो हमने पिछली सर्दियों में देखा कि बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, तो उसकी मैनेजमेंट का भी कोई मैकेनिज्म है? इसके अंदर टूरिज्म वाले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे एक उसके ऊपर मिलके काम पेज के ऊपर मिलके काम करते हैं। माजी के तजुर्बों से बहुत सीखा है। तो ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, आप कुछ सजेशंस दे रहे थे पहले, आपने एक आम शहरी की जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, इससे पहले कि मैं जी बिल्कुल वो वासा के हवाले से एक मैसेज भी जरूर जाना चाहिए आम आवाम तक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसको थोड़ा सा एक जो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो आपने मौसमी तब्दीलियों के लिहाज से बताया, तो
क्लाउड ब्रस्ट का हमने देखा, सऊदी अरब में भी वाकयात हुए जो कि एक बहुत बड़ी ऑयल रिच जो नेशन है जिसके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। फिर हमने यूरोप के अंदर भी देखा कि मैस फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है और वो भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे तनवीर साहब कह रहे थे कि इकट्ठा अगर आप एक छोटी सी जगह पे इतना ज़्यादा पानी कर दें, उसमें जो जनरल अवेयरनेस है ना, आप देखें सोशल मीडिया का दौर है, हमारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं, टिकटॉक के ऊपर और बहुत सारे मीम बनाने में तो हम बहुत आगे हैं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी कि अगर आपके हालात ख़राब हो जाए। देखें आप वो जो सिविक एजुकेशन का किसी वक्त मुझे याद होता था, एक प्रोग्राम हुआ करता था जब हम बड़े हो रहे थे, अब इस किस्म की जनरल अवेयरनेस बड़ी कम हो गई है। आपने पानी को कंजर्व किस तरह करना है, जिस तरह अभी हमें पता चला कि लाहौर से पिंडी का जो है वो आधा है पर कैपिटा जो कंजम्पशन है। अच्छा, ये भी हमें अब देखना है कि उसके पैटर्न्स क्या हैं। क्या हम गाड़ियां धोने में ज़्यादा लगाते हैं, लॉन को पानी देने में लगा रहे हैं, या घरों को धोने में लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने चेंज करनी है। तो उसमें मेरा ख्याल है आवाम का एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसमें सोशल एक्टर्स हैं, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें सिविल सोसाइटी है, उसने भी अपने रोल अदा कर रहे हैं। आप हर चीज़ जब गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और एक बहुत बड़ा पैराफिनेलिया होता है जो कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर उसकी कॉस्ट रहती है। और फिर आबादी जो है, मैं उसके ऊपर जो कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी इधर कह चुका हूँ, उसको कंट्रोल करने का कोई हमने मैकेनिज्म बनाने हैं। दुनिया में हमने देख लिया, और हमारे दो ममालिक में अगर हम वेस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश को देखें, उन्होंने किस तरह जो 1971 में जब वो हमसे अलहदा हुए, अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट, वो अब उसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन अब उन्होंने आबादी को किस तरह कंट्रोल किया, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। वहां पे सैलाब आया करते थे, बाय द वे, ऐसे इकबाल साहब कल परसों अपनी किसी तकरीर में उसका भी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने उन सैलाबों पे कंट्रोल कर लिया, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर इंक्रीज कर ली, पर कैपिटा वाटर यूजेज उन्होंने कम कर लिया, कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने काम किया। हमें भी सबक सीखना चाहिए ऐसी हॉलिस्टिकली, हमें एक अप्रोच के साथ आएंगे सब। अब इसको वॉर फुटिंग पे करना होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसको हम कहेंगे अगले 10 साल के बाद इसके देखेंगे। अभी हमारा डिफेंस बड़ा अहम है, हमारी फॉरेन हम पॉलिसी। दरमियान में ना एक फायदा ले लेते हैं, तरक्की पजीर ममालिक में ये मसाइल हैं ही हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं। आप पानी मुंह धोने के लिए आप टैप चलाते हैं, वजू करने के लिए टैप चलाते हैं, आप बंद ही नहीं करते उसको। अब तनवीर साहब वासा को हेड कर रहे हैं, इनको पता होगा। आप निकासी के लिए जो हमारा जो सबसे बड़ा जो रुकावटें होती हैं, ये शॉपिंग बैग और जो हम वेस्ट करते हैं, हमारी वेस्ट की जो कैपेसिटी है कि हम सड़कों के ऊपर जो है ना चीजें फेंक देनी बाहर, ये एक ऐसी बेसिक चीज है। ये नाला लई की मिसाल आप कह रहे हैं, नाला लई को लोगों ने ये डंपिंग साइट बनाया हुआ है। और ये अभी पिछले दिनों में कमिश्नर नूरुल अमीन मैंगल साहब ने बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन की हैं कि जो ट्रॉली या ट्रक वाला उधर पकड़ा गया, वो उसको मौके के ऊपर गिरफ्तार ये अच्छा, फिर मैं ये चाहूँगी कि मैसेज के हवाले से बात करें। हमायूं साहब, जब हम E11 की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि पिछले साल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था। उसमें जो लोगों की एक प्रॉपर्टी ज़ाती तौर पर है, उसमें भी बहुत सारे नाले जो हैं वो आ जाते हैं, और वो उसको चूँकि सफाई सुथराई नहीं होती, या जिस तरह से आपने कहा कि बेहंगम किस्म की आबादी बढ़ रही है, जो सारे ये प्लाजाज वगैरह बन रहे हैं या सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो वो भी डंप कर देते हैं सारा वहाँ पर, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ लास्ट टाइम हुए थे। सर मुझे ये बताइएगा, एक तो आम आवाम के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से मैं ये चाहती हूँ कि जाए थोड़ा, और ये सारा इस वक्त जो मामला है, इसके अंदर ये है मैसेज मेरा ये होगा, देखें कि ये शहर हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और हम इस शहर के हैं, ठीक है ना। सर पूरा मुल्क हमारा है, पूरे मुल्क के लोगों के लिए ये मैसेज पूरे मुल्क, लाहौर वालों के लिए भी है, कराची वालों के लिए भी है। अब लाहौर में जब मैं था उधर MD वासा लाहौर, तो वहाँ पे हमने देखा नालों की सफाई हम करते थे। आज सफाई की है, 3 दिन बाद देखा वहाँ पे फिर उतने को उतना सॉलिड वेस्ट आया हुआ है। बिल्कुल। तो ये सॉलिड वेस्ट कहाँ से आता है? तो ये मेरी शहरियों से एक अपील होगी कि ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये बजाय नालों और सीवर लाइनों के अंदर फेंकने की बजाय, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो डस्टबिन वगैरह होते हैं, इन्होंने कंटेनर लगाए होते हैं, ये यहाँ पे फेंके। ये जब तक एज ए नेशन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, अकेले अदारे कुछ नहीं कर सकते। जब तक शहरी और अदारे एक पेज के ऊपर नहीं होंगे, तब तक हम मुखातर का रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, जाते जाते थोड़ा सा मुख्तसरन, मुझे जो आपने पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की थी, क्या हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके हम ये सारा काम करें? सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। इस वक्त मुझे फैसल फरीद साहब ने ज्वाइन किया है, DGP पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल फरीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, सर मुझे ज़रा थोड़ा सा पंजाब के हवाले से बताइएगा। इस मरतबा प्री मानसून और मानसून में भी पंजाब के हवाले से बताया जा रहा है कि गैर मुतवक्किल तौर पर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बल्कि लाहौर में तो 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। तो किस किस्म के इंतजाम आप लोगों ने किए हैं, कितना होमवर्क कर चुके हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री मॉनसून की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं और इस वक्त वाकई आपकी बात सही है कि 25 से 30% जो है बारिशें पंजाब में ओवरऑल पाकिस्तान में ज़्यादा इम्कान है इसका। जो इंडियन ओशन डायपोर है वो पॉजिटिव है, सो देयर कुड बी मच मोर रेन्स दिस टाइम। इंतजामात की जहाँ तक बात है तो हमारे जो कंटीजेंसी प्लान्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, पंजाब के, और जो हमारे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। मॉक एक्सरसाइजेज हमारी बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में तो 2 दफ़ा हो चुकी हैं और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 1 दफ़ा तो ज़रूर हो चुकी हैं। हमारा जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है उसकी भी हमने थर्ड पार्टी वैलिडेशन या वेरिफिकेशन करवा ली है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने। जैसा कि अभी साहब बता रहे थे तो सीवर लाइंस की बार बार ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सीवर लाइन ड्रेनेज और जो हमारे सीवर पाइप्स हैं उसकी जो डिसिल्टिंग का काम वो भी कॉन्टिन्यूसली जारी है। बाकी अच्छा, हमारा जो फैसल साहब, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिस आपके पास ज़ाहिर है कि अलर्ट्स आते हैं, इत्तलात हैं, उसके मुताबिक तैयारी कर रहे होते हैं पंजाब में, जहां पर आपको लगता है कि सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, वो ज़रा मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा उस हवाले से। जी, ये एक तो जो हमारे नाले हैं ना जी सियालकोट के, जैसे एक है, डेक है और फलकू है, बेन है, यहाँ पे बारिशों की वजह से ये चूंकि रेन फेड हैं तो यहाँ पे अमूमन अगर बारिश ज्यादा हो कैचमेंट एरिया में तो सियालकोट और जो पसरूर और जो इसी तरह कुछ हिस्सा गुजरांवाला का तो यहाँ पे पानी अक्सर आ जाता है, ज्यादा आ जाता है और जिसकी वजह से सैलाबी सूरत होती है। इसी तरह साउथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है और डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है वहाँ पे हमारे हिल टॉरेंट्स हैं तो गोसलेमान के, तो उनमें अक्सर जो है ना वो फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है। जैसे कि रात को भी डीजी खान में एक हमारा जो हिल टॉरेंट है उसमें फ्लैश फ्लड अचानक हुआ तो उसमें काफी पानी आ गया और एक आधी आबादी जो है उसको हमें वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। इसी तरह नाला लई है रावलपिंडी में, तो वहां पे हमारे फ्लैश या ये बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं पंजाब में जहाँ पे हम। ठीक है फैसल साहब, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, आपने कहा डीजी खान की बात कर रहे हैं, राजनपुर के इलाके जो है साउथ पंजाब के, वहाँ से लोगों को आपको रात को इवैक्यूएट करना पड़ा, उसके बाद का लाएहमल क्या होता है? किस तरह से लोगों को कैंप्स वगैरह में ज़ाहिर है हो सकता है उनको शिफ्ट किया जाता हो, कुछ मेडिकल कैंप्स लगाते होंगे, फूड कंटेनर्स जो हैं वो उनके लिए आप अरेंज करते होंगे, ज़रा इस हवाले से भी मुझे बता दीजिएगा कि क्या मैकेनिज्म होता है? ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की एक मुकम्मल प्लान होता है जिसको हम फ्लड कंटीजेंसी या मॉनसून कंटीजेंसी प्लान कहते हैं। हमें पता होता है कि हमने कहाँ से अगर इवैक्यूएट किया तो नज़दीक तरीन जो है वो कैंपिंग साइट कौन सी होगी, हेल्थ कैंप कहाँ लगेगा, लाइफ के लिए कहाँ पे हमें अरेंजमेंट करना है। इसी तरह जो बाकी इदारे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे अरेंज करनी है, फूड हैम्पर्स हमें कैसे पहुंचाने हैं, तो ये सारा प्लान का हिस्सा होते हैं। और हमें पता होता है कि कौन कौन सी आबादियां जो हैं वो फ्लैश फ्लडिंग से हिट हो सकती हैं, तो हम पहले से उसकी पूरी कंटीजेंसी प्लानिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट नहीं होता, ये बड़े प्लान तरीके से ये सारी कार्रवाई होती है। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें आवाम को? मैं ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को भी बताया जाए कि किस तरह से किस किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल दरियाओं के करीब बैठे हुए होते हैं, साउथ पंजाब की बात करें वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लोग बिल्कुल किनारों पर ही बैठे होते हैं, वहाँ पर आबादी होती है। देखिए, एक तो हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। मेरी लोगों से जो अपील है वो तो यही है कि बारिशों के मौसम में खास तौर पे अपनी जो मकानों की छतें हैं वहां पे एक दफा जरूर सफाई करें ताकि उस पे पानी खड़ा ना हो और उससे छत गिरने का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरा, बच्चे जो हैं उनकी नकलो हरकत पे तवज्जो रखें। बच्चे अमूमन नदी नालों में खेलने निकल जाते हैं, उस वजह से कुछ हादसा हो सकते हैं। तीसरा, ये कूड़ा क्रिकेट जो है ना, इसको जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें लोग फेंकते हैं। मेहरबानी करें, लोग कूड़ा क्रिकेट को अपनी उस जगह पे फेंके, नालों में ना फेंकें। ये उनकी जिसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं और फिर जो है ना पानी नहीं निकल सकता शहरों में से। फिर ये खंभों में अक्सर करंट आ जाता है, तो खंभों के नजदीक ना जाए, बल्कि आलात को इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें। अमूमन बरसात में उनमें भी करंट आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जो आपने सही फरमाया कि जो नशेबी इलाकों के रहने वाले हैं,
जैसे ही वार्निंग हुकूमत की तरफ से आए तो वो अपने इलाके को छोड़ के जहाँ पे हुकूमत ने उनके लिए जगह बनाई हुई है या किसी वहां और पर शिफ्ट हो काम जाएं। पे वहां पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे DGPDM में, और मोहम्मद तनवीर साहब MD वासियात मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से। उनकी 69वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक ऐसी खातून थी जो मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म वो थी, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने किरदार अदा किया वो नाकाबिले फरामोश है। और ख़वातीन के जिस तरह से वो इंस्पिरेशन बनी एक पाकिस्तान में पहली खातून वज़ीर आज़म होने के नाते, वो यकीनन, और उनकी जो सियासी जद्दोजहद है, उनकी जो खिदमात हैं, वो नाकाबिले फरामोश हैं। और आज के दिन हम ट्रिब्यूट उनको पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दीगर मशहूर शख्सियात जो हैं, आज हमने देखा कि वो शहीद बीबी को इन्होंने खराज तहसीन पेश किया। वो आवाम के दिलों में आज भी बसती हैं, दुनिया से वो जा चुकी हैं, लेकिन आज भी आवाम के दिलों में वो उसी तरह से ज़िंदा हैं जिस तरह से वो पहले आवाम के लिए जो दर्द रखती थी, जो मोहब्बत रखती थी, आवाम आज भी उसी तरह से उनको अपने दिलों में ज़िंदा रखे हुए हैं, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जज्बे के साथ। आज के दिन हम भी चाहेंगे कि उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात करें और उस पर नज़र दौड़ाएँ कि जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद की, किस तरह से ख़ास तौर पर एक खातून होने के नाते जिस लेवल पर उन्होंने काम किया और जिस मर्तबे पर वो काम करती रहीं, जिस पर फाइज रहीं, क्या उसमें किस किस्म के चैलेंजेस जो थे वो उन्हें दरपेश रहे, किस तरह से वो आगे बढ़ी, अपनी जद्दोजहद को कैसे आगे लेकर गई। उनके जो करीब रहने वाली शख्सियात हैं, हम ये चाहते हैं कि उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, हम समझें और ये मालूम कर पाएँ, आवाम तक ये बात पहुँचाई जाए कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लाजवाल किस्म की कुर्बानियाँ जो जद्दोजहद की, वो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। और अगर मिलिटेंसी की बात करें तो एक वाज़ेह सोच मौजूद थी, वाज़ेह पॉलिसी मौजूद थी जिसके तहत वो काम कर रही थी। वो हमेशा उसके अगेंस्ट रहीं और डायलॉग्स की बात करती रहीं, और इसके अलावा एक लंबा उनकी एक किरदार रहा है। आमरीत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने जिस तरह से जद्दोजहद की, उसको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बीबी के साथ जो उनके करीबी लोग थे, मैंने जिस तरह से पहले कहा, फैसल करीम साहब भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। हम ये जानेंगे कि उनकी शख्सियत के हवाले से वो क्या हमें बताते हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, मैं ये चाहूँगी कि बीबी शहीद के शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू जो वैसे तो मेरा ख़्याल है कि आम आवाम से पोशीदा नहीं है, लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं, वो चीदा उनके शख्सियत के पहलू जो आप हमें यहाँ पर बताना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरमा शहीद की 69वीं सालगिरह, जैसे आपने अभी बात की, आपने उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बहुत से पहलुओं को टच किया, और मुझे भी एजाज़ हासिल हुआ जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में लंदन में मौजूद था, तो उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो एक ऐसी शख्सियत थी जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि उसके मुतल्लिक अगर बात की जाए, तमाम दुनिया को उनके मुतल्लिक, उनकी लाइफ के मुतल्लिक सारा कुछ पता था। उनकी बड़ी अर्ली एज में अगर कहें, एक जद्दोजहद आमरीत के ख़िलाफ़, जमहूरियत के लिए, उसके बाद पाकिस्तान की खिदमत, और पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली जो है वो खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ उनको हासिल हुआ। और बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब है कि उम्मत मुस्लिम में अगर आप देखें, और फिर अगर मुल्क की उस पर देखें, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने चैलेंज किया, दहशतगर्दी को भी चैलेंज किया, और जब वो अपने आखिरी जब 2018 के इलेक्शन कैंपेन में 8 के कैंपेन में जो है वो आई यहाँ पर पाकिस्तान आई, और जिस तरीके से मिलिटेंसी का उनको सामना करना, जैसे उन्होंने लैंड किया उस दिन भी कराची में जो उनके ऊपर हमला हुआ, और फिर लगातार उनको लाइफ थ्रेट थी, लेकिन उन्होंने उस एक चीज़ को भी जो है वो नज़दीक मतलब एक उसको वो नहीं किया, और बल्कि
नेक्स्ट डे कराची में अगर आप देखें कि वो अगले दिन अपने जितने भी उनके जान निसार या पार्टी के वर्कर्स शहीद हुए उनके घरों पहुंच गई, उनके ज़ख्मी को पहुंच गई। और फिर पेशावर जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में रेगुलरली, क्योंकि उनका जब पेशावर का जलसा था उसमें एक सुसाइडर को पकड़ा गया, फिर नेक्स्ट डे वो खुद दोबारा नौशहरा और इन इलाकों में पहुंची, लेकिन उनमें जैसे एक डर और वो चीज़ नहीं था। फिर जमहूरी जो खिदमत थी पाकिस्तान के लिए थी, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके दौर में इस मुल्क में आई और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब है कि उनकी एक खुद एक मतलब है समझता हूँ कि एक वो एक तारीख़ थी जिसको जितना भी मतलब है कि एक स्टडी की जाए कम है। लोग जदोजहद की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब इनिशियल ज़िया-उल-हक के मार्शल में जिस तरीके से आमरीत थी और उसके खिलाफ जदोजहद थी, जिसमें आंसू गैस भी थी, जिसमें लाठी चार्ज भी थी, जिसमें कैदोबंद की सोबतें भी थीं, और एक खातून हो के नौजवान खातून हो के जिस तरीके से सामना किया, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। अच्छा, आपने जिस जद्दोजहद की हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी शख्सियत को देखें, जितनी बेबाक निडर किस्म की वो खातून रहीं, जितनी बहादुर खातून थी, आप ख़वातीन के लिए उनको किस कदर मशाल राह देखते हैं? पाकिस्तान की, बल्कि मुस्लिम उम्मा की, जैसे हमने जिक्र किया, पहली वो मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म थी, उसके बाद किस तरह से दरवाज़े ख़वातीन के लिए खुल गए? बहुत सारी ख़वातीन को फिर हमने देखा सियासत में उनके बाद आई, बल्कि जो उनके करीब आपकी अपनी पार्टी में जो ख़वातीन रही हैं उन्होंने बड़ा नाम कमाया, वो बीबी को फॉलो करती रहीं। बिल्कुल, उनके साथ क्योंकि एक खातून थी, उनके साथ ख़वातीन का मतलब है कि एक होना भी एक लाज़िम जुज़ था। बिल्कुल। और उनको फॉलो करते हुए जिस तरीके से अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि वाहिद जमात है जिसमें अगर आप उसके दौर में जब लास्ट उनका 2008 का था जी, उन्होंने एक सोचा था कि पाकिस्तान की गरीब अवाम ख़वातीन के लिए क्या कर सकते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी और ख़वातीन को किस तरह आगे ले जा सकते हैं। और बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम ही एक उनका जो है एक वो था कि खातून के हवाले से, खातून ही क्योंकि घर का बजट बनाती हैं, खातून ही घर चलाती हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली उसको एम्पावर किया जाए, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अंदर जो और स्कीमें थी, चाहे वो वसीले हक था, चाहे वसीले रोज़गार था, सारे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, उसको पार्टी ने फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। और अगर आप देखें हमारे दौर में पहली खातून जो है वो स्पीकर हमने बनाई, फिर हमने खातून को एक बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पे यूएस का एम्बेसडर बनाया, पाकिस्तान की तरफ से खातून थी, और बहुत सी ऐसी थी। और फिर बीएसपी की चेयरपर्सन पहली वो जो है खातून थी, और बहुत सी स्टैंडिंग कमेटीज़ और ख़वातीन की नुमाइंदगी कैबिनेट में बहुत ही मतलब है कि अहम, हमने पहली खातून को गवर्नर बनाया गिलगित बल्तिस्तान में भी। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें जो कि एक तारीख़ है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई थी। और अब भी जो है वो जो ख़वातीन जिन्होंने उनके साथ काम किया आज भी वो पॉलिटिक्स में हैं, और उनके बच्चे बल्कि उनको देखते हुए बहुत सी नौजवान ख़वातीन आज भी। और फिर बाकी जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मुकाबला, और फिर अगर आप एक चीज़ करें तो उनको भी डेफिनेटली इस चीज़ का जो है मुकाबला करना पड़ता है। और अब भी बहुत सी ख़वातीन बाकी सियासी जमातों, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं साहब जितनी ग्रूम्ड और रिफाइंड किस्म की पर्सनालिटी उनकी रही, और उनके करीब रहने वाली ख़वातीन को भी जिस तरह से उन्होंने ग्रूम किया, ट्रेंड किया, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जी हुमायूं साहब। उसमें तो कोई शक नहीं। देखें, हिस्ट्री में जब लीडर्स को आप काउंट करते हैं तो बड़े कम होते हैं, हर मुल्क के अंदर ले लें, और पाकिस्तान के अंदर भी मतलब वी वर लकी कि वो पहली हमारी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई, और फिर दुनिया की पहली वो हुई, और उसके बाद जो है 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर। फिर जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, इनटॉलरेंस, और फिर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो उन्होंने दिए, और 51% ऑफ योर पॉपुलेशन को जो उन्होंने एक विजन दी और सोच दी कि औरतें जो हैं वो आगे आ सकती हैं। अभी पिछले महीने जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने हार्वर्ड में एक स्पीच की, और उसमें उन्होंने जो है ना बेनज़ीर को बहुत उन्होंने ऐसा ट्रिब्यूट दिया, और वो इतनी कमाल की उनकी बातें थी। आप किसी दूसरे मुल्क के जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि आपने क्या चीज़ खोई है। हम अपने मुल्क में तो जब वो चीज़ें देखते रहते हैं तो उससे थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं। तो उन्होंने जो उनकी तारीफ़ें की कि वो कहती हैं कि मैं बेनज़ीर साहिबा के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। अच्छा, शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस टू गिव बर्थ। उन्होंने छुट्टी नहीं ली। आप अगर मुझे इजाज़त है, देखें तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 लाइनें हम उसमें ऐड कर दें जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों कब बेनज़ीर भुट्टो ने खातून होने के नाते जो रास्ता चुना था वो आज भी मुताल्लिका महसूस होता है, जबकि जमहूरियत के हवाले से उनके ख्यालात भी आज के दौर से मुताबिकत रखते हैं। अब आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त। अब ये देखें कि जो है
पिछले 25-30 सालों में जो है जो चेंजेस आई और उन्होंने 2022 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं, और ये सिर्फ वो नहीं कह रही बल्कि दुनिया के और बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अभी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को याद करके ये ट्रिब्यूट देते हैं कि औरतों के लिए, और सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मतलब ये भी बड़े मजे की बात है। एक तो उन्होंने 51% ऑफ द पॉपुलेशन को एक बहुत बड़ी वॉइस दी, बट अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर बनी 2 दफा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान थी, मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने जिस स्टेचर से, जिस स्टाइल से गवर्नेंस की, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी का आपने कुंडी साहब से सुना, आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी वो है। अच्छा, और उसी का अगर आप उसको एक स्टेप पीछे ले जाएं तो उनके वालिद साहब थे जिन्होंने जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो है वो बुनियाद रखी। तो अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के स्टेचर के ऊपर देखा जाए तो इस पार्टी की जो 2 लीडरशिप अभी तक हमने देखी, और अब होपफुली प्राइम जो चेयरपर्सन है और फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, वो भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए जो है उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि लेगेसी बिलावल साहब भी उसको जारी रखें। और मैं तो मतलब ये जब अभी आप वो ट्रिब्यूट पेश कर रही थी तो हम ये सोच रहे थे कि हम जब वो लीडर्स हमारे पास होते थे तो हमने कभी जो है ना वो फील नहीं किया। Exactly. और जब वो आपसे बिछड़ जाते हैं तो अब आपको एहसास होता है कि आपके पास कितना बड़ा फिर वही बात है ना, मिलने के नहीं, अब दुनिया के जो है वो लोग उनको याद और आप जो है। आपने वो यूके प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं, जब यूके की खातून जो पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने भी बड़ा उनको ट्रिब्यूट पेश किया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी मेरे ख्याल में वो शादी भी उन्होंने मोहतरमा शहीद के मतलब बताया कि मैंने की। और आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की अभी बिलावल साहब की। जी, मैं भी ये चाह रही हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से वो बीबी की लेगेसी को लेकर आगे चल रही हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की, उन लोगों की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, जो बीबी शहीद को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। तो किस हद तक आपको लग रहा है कि वही लेगेसी चल रही है आगे? देखें, कोई किसी की जगह नहीं पकड़ सकता। अगर आप कहें कि मोहतरमा शहीद जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जगह पकड़ती हैं तो वो नहीं कर सकते। नो डाउट इन इट, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर हम कहें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बीबी की जगह पकड़ सकते हैं या वो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ है कि रिसेंटली अभी क्योंकि हमें हुकूमत में हुए कोई बहुत कम अरसा हुआ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बने और उन्होंने अपने बड़े शॉर्ट टाइम में 5 मुल्कों का दौरा किया, जिसमें 2 सुपर पावर थे। जी बिल्कुल, चाइना, यूएस, चाइना, फिर सऊदीया गए, सऊदीया के साथ फिर उन्होंने ईरान को बैलेंस किया, ईरान भी हो गए, टर्की गए। और सबसे अच्छी खबर जो है वो कल सुनने को मिली, जब वो कोविड के दौरान जो चाइना में हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मसला था, अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर सक रहे थे। कल पहला बैच जो है वो, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चाइना में बात की तो कल पहला बैच स्टूडेंट्स का जो है वो चाइना गया। तो इस तरीके से जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वो पहुँचेंगे। लेकिन उसके अलावा देखें जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया इन मुख्तलिफ ममालिक में, देखें हमारी बहुत से दोस्तों के साथ दूरियाँ बढ़ गई थी। हमारे पिछले 3.5-4 साल से यूएस का एम्बेसडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। जो भी हो, अगर आप जंग की सूरत हाल में भी हो, ऐसी चीज़ होती है कि आपके सफरखाने या एम्बेसडर्स जो है ना वो सफरखाने बंद नहीं होते, आपके डायलॉग्स ख़त्म नहीं होते, जंग के दौरान भी आपके डायलॉग जारी रहते हैं। फिर आप देखिए आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, बाकी ममालिक हैं, उसमें देखें आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपने उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। अगर वो डिस्टेबलाइज होंगे या हम खुदा न खासा डिस्टेबलाइज होंगे तो पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होगा। अगर पड़ोस में आग लगी होगी तो आग किसी भी वक्त आपके घर में भी आ सकती है। तो एक बहुत मुश्किल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और उसके लिए जो है वो लगे हुए हैं चेयरमैन बिलावल साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर। बल्कि जब आपने देखा होगा कि जब वो फॉरेन कंट्री में गए, उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को प्रेजेंट किया, ना कि पार्टी का चेयरमैन प्रेजेंट किया। उन्होंने उस पार्टी को साइड पर रखा और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा की। उसने वहाँ पर जाकर अपनी पार्टी की कोई वो नहीं की कि जी मैं एज ए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यहाँ पे हूँ, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने जो है रशिया की विजिट को ऑन किया। उन्होंने मतलब है कि ये नहीं कहा, उन्होंने वहाँ पर जाकर कोई ऐसी टॉक नहीं की, अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वहाँ पर नहीं दिखाई कि जी हम ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने ये करना था वो करना था या क्यों गए, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स हम पाकिस्तान में करेंगे लेकिन बाहर हम जाएंगे, हम पाकिस्तान को जो है बिल्कुल वकार को जो है बुलंद रखेंगे। नहीं, वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। मायूस साहब हम भी इस पे बात करते रहे। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी क्लास कमेंट उनका जो पॉलिटिकल कैरियर जहाँ से स्टार्ट हुआ बेनज़ीर साहिबा का 1997 ऑनवर्ड, जब उनके फादर को किया गया डिपोज, और फिर जो उनकी स्ट्रगल थी टिरनी के ख़िलाफ़ और एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, और फिर जो कल्मिनेशन हुआ
वो भी एग्जैक्टली उसी चीज़ के उसके ऊपर था, और उन्होंने पूरी जो अपनी ज़िंदगी जो थी वो ये जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनकी उस स्पीच का जिक्र किया था जो उन्होंने हार्वर्ड में की थी, कि फ्रेजिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने कहा था कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है जो उनकी स्ट्रगल थी फॉर डेमोक्रेसी वो सारी ज़िंदगी जारी रही, अपने कैरियर के आगाज़ पे भी और कैरियर का अख्ताम अनफॉर्चुनेटली जिस तरह उनकी शहादत हुई वो भी उसी चीज़ की स्ट्रगल के ऊपर था कि वो जमहूरियत के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने किया। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मैसेज है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और बाकी जमातों के लिए, क्योंकि हम एक जमहूरी वो उसके सेटअप का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो मैसेज है वो जो आजकल की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए भी, कि आपने अगर करना है, आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो दे दी जमहूरियत की उसको बचाने के लिए। तो आजकल की जो पोलराइजेशन है वो जमहूरियत के हक में नहीं है, जमहूरियत के खिलाफ हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा मैसेज है, जमहूरियत आज के उस मुस्तहकम नहीं हो रही, आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब। फैसल करीम कुंडी साहब अपना साथ मौजूद थे और हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। आज उनकी 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हमने उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात की कि जिस तरह से वो निडर, बेबाक और जमहूरियत के लिए लड़ने वाली, जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाली खातून थी और पूरी दुनिया में उसकी मिसालें दी जाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनसे मोहब्बत रखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन आगे आईं जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया। उन्हें ये मालूम हुआ कि खातून जो है वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हो सकती है और हर ओहदे पर फाइज रह सकती है। एक खातून जो है वो अपनी काम कर सकती है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ सकती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसमें बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो में आगे बढ़कर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जिस तरह से काम कर रही हैं, बड़ा वो फोर फ्रंट पे वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने वालिद साहब के बाद संभाली हैं बैरून मुल्क जाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छा पैगाम देती हैं, मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी नवीद है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जो एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो इस किस्म की शख्सियात हमारे लिए मशाल राह हैं जिनको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, अपने मुल्क का नाम कमा सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।